नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और ब्रिटेन के लंदन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे इस समय। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला अधिनियम 1919 के अनुसार। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। राज्य परिषद और केंद्र विधायिका। राज्य परिषद और केंद्र विधायिका। सरकार के विषयों को, कार्यपालिका के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय और दूसरी हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय केंद्र सरकार के पास में चले गए। आरक्षित विषय दे दिए केंद्र को और हस्तांतरित विषय दिए हैं प्रांतों को। आरक्षित विषयों में ऐसे मामलों को शामिल किया गया है जैसे रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर वसूली, भूमि, अकाल, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं। इसके बाद में हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय प्रांत को प्रदान किए गए और इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय और जो प्रांत की विषय थी, इनको दो भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय और संरक्षित विषय। इसमें गवर्नर यानी राज्यपाल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे मंत्रियों के परामर्श पर हम देखते हैं हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषयों को रखा गया है। शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन नियंत्रण आदि। अब इन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर यानी राज्यपाल दो प्रकार के मंत्रियों से सलाह लेता है। पहला, उन मंत्रियों से परामर्श लेता है जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको हस्तांतरित विषय माना। और संरक्षित विषय, राज्यपाल उन परामर्शदाताओं से सलाह लेते हैं जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात आरक्षित विषयों में वे कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करते थे। तो यहाँ पे आरक्षित गलत है, यहाँ पे संरक्षित आएगा।
संरक्षित। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो जाता है। संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों में वह सलाह लेता है मंत्रिमंडल से के सदस्यों से, और जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, उत्तरदायी नहीं है, गैर मंत्रिमंडल के, उनसे वह संरक्षित विषयों में सलाह लेता है। अब प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने का कार्य, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस कार्टियस को माना जाता है। उस समय हस्तांतरित विषय में पंचायती राज आती थी, इसको स्वायत्त शासन कहते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के अनुसार हुआ। लोक सेवा आयोग, और यह ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। ली कमीशन। ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। ली कमीशन। ली कमीशन के अनुसार हुआ था। आगे महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी भारत सचिव को दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ 1919 भारत शासन अधिनियम के अनुसार हुआ, और वायसराय को भी शक्तियाँ प्रदान की गई कि आपातकाल परिस्थितियों में वह अध्यादेश जारी कर सकता है, वीटो को लागू कर सकता है, और मंत्रिमंडल द्वारा बनाए गए विधेयकों को वह रोक सकता है, और अगर मंत्रिमंडल उनको विधेयकों को रोक देता है तो वह उसको पारित कर सकता है। तो ये था हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919, और इसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है और केंद्रीय विधायिका को निम्न सदन कहा गया है। राज्य परिषद को उच्च सदन और केंद्रीय विधायिका को निम्न सदन कहा गया है। इस अधिनियम में प्रस्तावना, प्रस्तावना 47 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ थी। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल स्रोत, भारतीय संविधान का मूल स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से सीधे के सीधे ले लिए गए हैं। वर्तमान संविधान में जिस समय संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद थे, जिनमें 250 अनुच्छेद
सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। 1935 भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। 14 भाग थे। इस कारण भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को कहते हैं। प्रांतों में द्विध शासन समाप्त कर दिया गया व स्वायत्त शासन की शुरुआत कर दी गई। केंद्र में द्विध शासन शुरू कर दिया। पहले केंद्र में एकात्मकी शासन था, अब इसमें द्विध शासन शुरू कर दिया। केंद्र में द्विध शासन का अर्थ है कि केंद्र सरकार के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय दिए गए थे गवर्नर जनरल को, यानी कि जीजी को दे दिए गए संरक्षित विषय, और हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद को दिए गए। हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद को दिए गए। इस तरह से केंद्र में द्विध शासन शुरू हो जाता है। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया: परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और जो बची हुई अवशिष्ट शक्तियाँ थी उनको वायसराय को सौंप दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को सौंप दी गई अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंप दी गई, यानी वायसराय को। तो परिसंघ को केंद्र सूची कहते हैं वर्तमान में, प्रांतीय सूची को राज्य सूची कहते हैं, और समवर्ती सूची को समवर्ती सूची ही कहते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायालय की अंतिम शक्तियाँ, संघीय न्यायालय की अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को दी जाती है, क्योंकि ब्रिटिश संसद का ही अधिकार था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश का अधिकार था भारत पर, फिर उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है भारत पर, और फिर अब सीधे ब्रिटिश संसद का अधिकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अगला, देश मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1 अगस्त 1935 को। अधिनियम 1937 के तहत
भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, इसका अंत कर दिया जाता है। और बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया जाता है। भारत को मध्य प्रांतों में शामिल कर लिया जाता है, अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। भारत से अलग कर दिया जाता है। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो जाती है इस अधिनियम से। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।